भारत के विकास की असली ताकत उसका बैंकिंग सेक्टर, जहां भरोसा मिलता है तकनीक से और सेवा जुड़ती है समर्पण से। गांव की गलियों से लेकर महानगरों तक हर कदम पर बैंकिंग ने रचा है विकास का नया इतिहास। डिजिटल इंडिया के इस दौर में हर ट्रांजैक्शन बन रहा है प्रगति की पहचान। किसान को सहारा, युवा को रोजगार, उद्योग को विस्तार। बैंकिंग ने बदली है करोड़ों की जिंदगियां। अब बैंक सिर्फ लेन देन नहीं बल्कि देश निर्माण का मिशन बन चुके हैं। तो आइए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में आज करेंगे चर्चा उस शक्ति की जो हर सपने को उड़ान देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन, आप सभी का स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के इस यूथ सेंट्रिक सेशन में। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर और लोन की और देखेंगे मिशन 2047 के दृष्टिकोण से इन चीजों का देश के विकास में क्या योगदान है। हमारे मेंटर हैं देश के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और सरकारी वित्त के विशेषज्ञ, कैग ऑडिट सलाहकार बोर्ड के सदस्य और सार्क एंड एसोसिएट्स के संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। और बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले और हर युवा को फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ जागरूक करने वाले हमारे खास गेस्ट श्री अंबिकानंद झा जी, जीएम यूको बैंक नॉर्थ इंडिया। बैंकिंग और फाइनेंस की बदलती दुनिया में एक ऐसा नाम जो अनुभव के साथ नवाचार का प्रतीक है। श्री अंबिकानंद झा जी, जनरल मैनेजर यूको बैंक नॉर्थ इंडिया हेड। 25 सालों से ज्यादा का समृद्ध सफर, जिसमें उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट और कंप्लायंस, ट्रेजरी और ओवरसीज ऑपरेशन में छोड़े अपने विशेष प्रभाव। सिंगापुर में कंप्लायंस ऑफर के रूप में उन्होंने यूको बैंक के ऑपरेशंस को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाया और भारत में बढ़ाया डिजिटल ट्रस्ट और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की मजबूती। CAIIB सर्टिफाइड प्रोफेशनल और मैकिन्स्की IIM कोझिकोडे और NIBM पुणे के लीडरशिप प्रोग्राम्स के एल्यूमिनाई श्री झा एक विजनरी लीडर हैं, जिनके लिए बैंकिंग सिर्फ व्यवसाय नहीं, एक मिशन है। आज बैंकिंग सेक्टर डिजिटल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और यूथ के लिए नए कैरियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, ताकि 2047 के टारगेट्स अचीव कर सकें और भारत को फ्यूचर रेडी बनाया जा सके। लोन फैसिलिटीज और इनोवेटिव बैंकिंग सॉल्यूशन से युवा अपने स्टार्टअप्स और सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि मिशन 2047 के तहत कैसे यूथ बैंकिंग और फाइनेंस का हिस्सा बनकर अपना और देश का भविष्य सुधार सकते हैं। तो सुनील सर, अंबिकानंद जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील सर, MSME किसी भी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन बात अगर हम भारत की करें तो भारत में MSME की क्या इंपॉर्टेंस, क्या रोल है, स्पेशली जब यूथ और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज की हम बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो MSMEs कैसे इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि MSME किसी भी देश के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है। और अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश की इकोनॉमी की बात करें तो MSME उसकी बैकबोन है। क्योंकि यदि हम देखते हैं तो 30% जो है इंडिया की GVA जो है उसमें MSME का योगदान है। और अगर हम टोटल एक्सपोर्ट देखें देश में से जो हम करते हैं सब मिलके, उसका 45% हिस्सा MSME सेक्टर करता है। तो ये सेक्टर एक तरह से हमारा प्रोडक्शन का बेस है, एक्सपोर्ट 45% कंट्रीब्यूशन है और पूरे GDP ग्रोथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य पिलर है ये। तो MSME, क्योंकि ये MSME सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एस्टैब्लिश कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आपने देखा ही है जी। अगर हम देखें आज की डेट में तो हमारे देश में MSME सेक्टर ने लगभग 30 करोड़ 85 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, जो कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर देखें तो उसके बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो बोल सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है वो MSME सेक्टर है, देश के युवा को एक माध्यम देने का जिससे वो अपनी अर्निंग कर सकें और देश का GDP बढ़ा सकें और फॉरेन एक्सचेंज को हम ला सकें। तो इस तरीके से MSME सेक्टर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और भी है कि जो MSME सेक्टर है ना, ये क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, हमारे देश में बहुत सारे हमारे नवयुवक जो हैं वो गाँव में रहते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो वो जो यूथ है हमारा, उसको उसकी एंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्च करने का MSME माध्यम है।
तो वो एक छोटा उद्योग धंधा अगर शुरू करता है अपने अपने छोटे विलेज में, तो एक तरह से हमने एक यंग एंटरप्रेन्योर लॉन्च कर दिया एक विलेज से। तो इसीलिए विलेज के हमारा जो युवा है उसको एक मदद मिलती है एमएसएमई सेक्टर से। और एमएसएमई सेक्टर की इसीलिए सरकार की बहुत सारी स्कीम है। एक उसमें बहुत फेमस स्कीम जिसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और भी बहुत सारी स्कीम है जिससे कि जो हमारी यूथ है और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको यंग जनरेशन को हम एंटरप्रेन्योर बना सकें और एक सशक्त मजबूत एंटरप्रेन्योर बना सकें। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि देश को पता है आज कि एमएसएमई सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए आज बहुत सारी स्कीम है। किसी भी क्षेत्र में आप लें, चाहे आप उसको जो हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट क्या मिलते हैं, या लोन कैसे मिलता है, सब्सिडी कैसे मिलती है, या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, वो भी बहुत सारे हैं जी। और आज की डेट में अगर मैं देखता हूं कि हमारे देश में लगभग 7 करोड़ बेनिफिशियरी हैं जो कि एमएसएमई का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब एमएसएमई सेक्टर, एक यूथ पहले जो नौकरी ढूंढता था, एमएसएमई को जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके माध्यम से अपने एंटरप्राइज को वो खड़ा करता है। तो वो एक तरह से जॉब मांगने वाले की बजाय, जैसे हम बोलते हैं जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बन रहा है। अब वो जॉब मांगने नहीं जाता, वो अपना उद्यम शुरू करता है और रोजगार देता है। तो अगर मैं देखता हूं आज की डेट में हमारे देश में जो 7 करोड़ से ज्यादा एंटरप्राइज रजिस्टर्ड है एमएसएमई सेक्टर में, उसमें हमारे देश में माइक्रो सबसे ज्यादा है। माइक्रो, उसके बाद स्मॉल कैटेगरी आती है, उसके बाद मीडियम की कैटेगरी आती है, तो मीडियम सबसे कम है। तो ये अगर मैं एमएसएमई का देखता हूं तो मेल जो है हमारे देश में एंटरप्रेन्योर एमएसएमई सेक्टर में वो ज्यादा हैं, लगभग 4 करोड़ 23 लाख हैं। फीमेल अगर हम देखते हैं तो वो 2 करोड़ 76 लाख के करीब है। एमएसएमई सेक्टर में हमारे सभी लोग हैं, एमएसएमई सेक्टर में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, एससी एसटी ओबीसी सभी हैं। तो अगर इस प्रकार से हर सेक्टर में एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रजिस्टर्ड है, सर्विस सेक्टर में भी, ट्रेडिंग में भी है। तो आप कुछ भी करते हो आप एमएसएमई बन सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एमएसएमई बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिशा में सरकार बहुत काम कर रही है जिससे एमएसएमई सेक्टर और आगे बढ़े। अभयकरण जी, एमएसएमई क्लासिफिकेशन में हाल ही में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस क्या हैं और किस तरीके से बिजनेसेस और बैंक्स पर इसका असर पड़ेगा? ये जो सबसे बड़ा चेंज लाया गया है वो है क्लासिफिकेशन केवल अब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट इन एनुअल टर्नओवर को भी ला दिया गया है। जो थ्रेशोल्ड हर कैटेगरी में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम बढ़ा दिया गया है। पहले माइक्रो इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ और टर्नओवर अप टू 10 करोड़ को माइक्रो बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट अप टू 25 करोड़ और टर्नओवर अप टू 100 करोड़ तक स्मॉल रखने दिया गया है। और इन्वेस्टमेंट अप टू 125 करोड़ और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ को मीडियम बना दिया गया है। ये काफी बड़ा डेफिनेशन में एक्सपेंशन है जो कि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए काफी रूम मिल रहा है। बिजनेसेस को, जो हमारे स्मॉल एमएसएमईज थे, उनको बढ़ने के लिए काफी स्कोप मिल गया है अब। और बैंक्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए यह तय करना आसान बन जाता है कि स्पेशल स्कीम्स जो आ रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर बेनिफिट्स है, उन सब के लिए अब एलिजिबल हो जा रहा है। इसके चलते जो बिजनेसेस पहले क्या कर रहे थे कि जो ये सीलिंग्स हिट कर रहे थे वो नए बिजनेस में जा रहे थे। अब ये उन्हीं कंपनीज ने, उन्हीं एमएसएमई अपना बिजनेस को काफी बड़ा कर पा रहे हैं। तो नए कंपनी बनाने के बजाय या नया फॉर्म बनाने के बजाय ये उसी कंपनी को, उसी स्कीम को बड़ा बना रहे हैं, जिससे कि उनका जो एफिशिएंसी लेवल है, स्केलेबिलिटी है, वो काफी अच्छा हो रहा है। और जिससे कि कॉम्प्लायंस भी काफी इनका अच्छा होता है और जिससे नीचे जो स्मॉल एमएसएमई है उनको इनसे सीखने के लिए भी मिलता है। ये काफी बड़ा अच्छा स्टेप है सरकार का इस दिशा में। बिल्कुल। और आपने कहा कि ऐसे पोर्टल्स, ऐसी स्कीम्स जो बहुत सारी होती हैं, कोलेटरल जिसमें इंटरेस्ट कम होता है, वो आपने बताया। तो क्या बैंक्स भी कोई कैंपेन्स ऐसे चलाते हैं जिससे इन स्कीम्स के बारे में छोटे एमएसएमईज या एंटरप्रेन्योर्स को पता चले? मैं बताना चाहूंगा कि यूको बैंक भारत सरकार के जो 12 सरकारी बैंक हैं उनमें पिछले 2 क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ के मामले में जून क्वार्टर में नंबर 1 था, सितंबर क्वार्टर में नंबर 2 है। और इसका मेन जो इसके पीछे जो है उद्देश्य जो है, हमारे एमडी सर ने स्कीम लॉन्च किया है। हर 15 दिन में हम लोग पूरे इंडिया में हमारे 49 जोन में एमएसएमई कार्निवल कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट जीएम्स हमारे कलकत्ता हेड ऑफिस से पूरे इंडिया से ये हम लोग हर 49 जोन में किसी न किसी क्लस्टर में जा रहे हैं, एमएसएमई के पास रीच आउट कर रहे हैं जी। और ये जब रीच आउट कर रहे हैं तो इसमें दोनों ही चीज हो रहा है, हमें भी एमएसएमई से सीखने मिल रहा है, उनके समस्याओं को सीखने मिल रहा है, और गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है, बैंक के जो स्कीम्स है, ये हम लेके जा पा रहे हैं।
ये दोनों का जो समागम हो रहा है, इसी से ऐसा हो रहा है कि यूको बैंक इतना अच्छा एमएसएमई में कर पा रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करेगी तभी देश ग्रो करेगा, और इसमें बैंक्स का जो योगदान है वो आपने बताया कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है जी। तो दर्शकों, आज बात हो रही है एमएसएमई की। अभी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आपको देंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2020 से पहले जो एमएसएमई थे उनका रजिस्ट्रेशन लॉ में कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब कंपलसरी है। अब आपको एमएसएमई के फायदे तभी मिलेंगे जबकि आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा देंगे। India has come a long way. From new ideas to new possibilities to new milestones. With every step forward, India has continued to grow and evolve. And for the last 50 years, Vikas Group, a leading B2B supplier across diverse sectors, has been part of that journey, driven by innovation and excellence. Women entrepreneurs के लिए एक strong support. अपना business बढ़ाइए यूको MSME नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट। एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर। यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया पर। सुनील सर, बहुत सारे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एमएसएमई में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पारदर्शी तरीके से यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ उनकी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाता हो? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। उद्यम पोर्टल भारत सरकार का एक आधिकारिक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, जिसको सरकार ने 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये एक ऑफिशियल आइडेंटिटी है आपकी कि मैं एमएसएमई सेक्टर में फॉल करता हूं। 2020 से पहले जो एमएसएमई थे उनका रजिस्ट्रेशन लॉ में कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब कंपलसरी है। अब आपको एमएसएमई के फायदे तभी मिलेंगे जबकि आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा देंगे। तो अगर आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको वो बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे, और जो बैंक के क्रेडिट के फायदे हैं, जैसे कम ब्याज पे पैसा मिल जाता है और बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो सारे फायदे आपको नहीं मिलेंगे। और बहुत आसान तरीका है, आपने वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का नाम है udyamregistration.gov.in। उसमें जाके आपने क्लिक करना है कि फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, उस पर क्लिक करना है क्योंकि आपने नया रजिस्ट्रेशन कराना है। उसमें आपकी बेसिक डिटेल मांगेंगे, ओनर कौन है, आधार नंबर क्या है, नाम क्या है, पैन क्या है। मोटे तौर पे 2 चीज जरूरी है इसमें, आपके पास आधार जरूर होना चाहिए, पैन जरूर होना चाहिए। ये दोनों चीजें कंपलसरी होनी है आपके पास। तो ये सब चीजें आप डालेंगे तो आपको फिर ये भी डालना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, क्योंकि एमएसएमई आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो भी मिलेगा आपको, आप सर्विस सेक्टर में हैं तो भी आपको मिलेगा, आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको मिलेगा। तो आपने ये के बाद एक कोड होता है हमारे यहाँ कि कौन सी सर्विस कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे एनआईसी कोड बोलते हैं। एनआईसी कोड भरना पड़ेगा और उसके बाद आप रिव्यू करिए अपनी एप्लीकेशन को, और आपको लगता है ठीक है मैंने सब कुछ ठीक भरा है, रीवेरीफाई करके उसे सबमिट कर दीजिए। तो तुरंत आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये दोनों काम आपको मिलके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। मतलब आपने किसी के उसमें नहीं पड़ता। कई बार मैं देखता हूं कई लोग ब्रोकर के उसमें पड़ जाते हैं और कि जी मैं रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, इतना पैसा लगता है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ आधार आपके पास होना जरूरी है और पैन नंबर आपके पास होना जरूरी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसीलिए आपको इसमें तुरंत जाके रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। एक बात मैं यहां पे और मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग 2020 से पहले एमएसएमई थे और उन्होंने अब जब से नया प्रोविजन आया रजिस्ट्रेशन का, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और मान लीजिए उन्होंने क्रेडिट गारंटी में लोन लिया हुआ है जिसमें उन्होंने कोई कोलेटरल नहीं दी, क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा बगैर किसी अपनी प्रॉपर्टी को बंधक रखे। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आपने बैंक को मॉर्गेज नहीं करनी और लोन मिलेगा।
अगर आपने वो लोन लिया हुआ है और आपने एमएसएमई में 2020 से पहले आप एमएसएमई चल रहे हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है, तो आपको तुरंत कराना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपके वो सारे बेनिफिट विड्रॉ हो जाएंगे कभी भी, और वो सरकार ने जो आपकी गारंटी ली है वो भी विड्रॉ हो सकती है। इसलिए आपको जाके तुरंत रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सर, यूको बैंक की बात करें तो आपने बताया था जिस तरीके से एमएसएमईज की ग्रोथ में आप किस तरीके से मदद करते हैं और उसकी वजह से ही फर्स्ट या सेकंड नंबर पर यूको बैंक जो है वो रहता है एमएसएमईज की मदद और ग्रोथ करने में। तो क्या अगर कोई एमएसएमई आपके पास आए कि हम फलाना बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हमारा, या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमें नहीं पता, तो क्या उनको रजिस्टर करने में भी आप मदद करते हैं? जी बिल्कुल। बैंक देखिए देखता है, जब उनके देखते सारे एक हम चाहते हैं कि एमएसएमई बिजनेस पे ध्यान दे, बाकी जो उसके कॉम्प्लायंस वाले पार्ट होते हैं उसमें बैंक काफी मदद करता है, जिससे उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, कई बार जीएसटी में भी उनको मदद कर देता है, उनके कागज बनाने में भी मदद करता है। ये सारे, जैसे अभी सर ने बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक तो खुद ही बहुत आसान है, फिर भी अगर नहीं होता है तो बैंक उसमें हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करता है। और जो हम लोग मैंने बताया पहले भी कि हम लोग पूरे इंडिया में हर फोर्टनाइटली एक एमएसएमई कार्निवल कर रहे हैं। पैन इंडिया से हमारे कॉर्पोरेट जीएम्स अक्रॉस इंडिया जा रहे हैं हर फोर्टनाइटली में। ये हमारे एमडी सर के नया इनिशिएटिव है, जिसके कारण ही यूको बैंक का जो ग्रोथ है पिछले 2 क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस में नंबर 1 नंबर 2 के बीच में रहता है। इसका मेन कारण यही है कि वी आर रीचिंग आउट टू एमएसएमईज और उनको उनका प्रॉब्लम समझ करके उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं देन एंड देयर, एंड दैट इज हेल्पिंग अस, दैट इज हेल्पिंग देम ऑल्सो। वेरी गुड। तो दर्शकों, आज बात हो रही है एमएसएमई की। अभी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आपको देंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी जर्नी में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं और यकीन मानिए यही हमारा जीवन का सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हम लोगों को जब लोन देते हैं वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं, उनके लिए, हमारे लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया पर। सुनील सर, लोन तो हमने डिस्कस किया कि लोन अवेलेबल है और बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स जो है वो अपना स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो क्या एमएसएमईज के लिए हैंड होल्ड ट्रेनिंग भी भारत सरकार की तरफ से दी जाती है? बिल्कुल सही। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं भारत सरकार ने एस्टेब्लिश किए हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग लेना चाहता है एस्टेब्लिश करने के लिए उसके लिए भी हैं, और यदि बाद में जो कुछ बनाता है उसकी टेस्टिंग करना चाहता है उसके लिए भी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अगर हम देखें तो 32 एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं, जिसे हम बोलते हैं एमएसएमई डीआईज, और अगर हम 26 उसकी ब्रांचेज हैं, उसे हम बोलते हैं ब्रांच डीआईज, जो कि लगभग हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी की राजधानियों में हैं, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल टाउन हैं उन सब में भी ये हैं। और अगर हम देखते हैं एमएसएमई को, वो लोग अपनी कंसल्टिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाते हैं, और उसको एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप करें, टेक्निकल स्किल कैसे दें, वो सारी चीजें
यहाँ तक कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग, क्वालिटी, एनर्जी ऑडिट, जितने भी तरह की ट्रेनिंग हो सकती है वो सब इनमें मिलती है। इसके अलावा भी एमएसएमई के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ने 4 टेस्टिंग सेंटर बनाए हुए हैं जो कि बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है। लेकिन 7 टेस्टिंग स्टेशंस भी हैं जो कि जयपुर, भोपाल, हैदराबाद, बेंगलुरु आदि में हैं, जहां पर की टेस्टिंग करा सकते हैं। जो एमएसएमई है उसको टेस्टिंग, कैलिब्रेशन और क्वालिटी सर्टिफिकेट की सुविधा प्रदान करते हैं। ये सभी सेंटर NABL ISO 17025 से प्रमाणित हैं, जिससे कि एमएसएमई अपना जो भी प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सके और अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ा सके, उन्नत कर सके और आगे बढ़ पाए। तो इसके लिए सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लान और स्कीम भी हैं जिसके तहत अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हमारे यूथ को दी जाती है। इसके अलावा यदि मैं देखता हूं तो बहुत सारे हमारे प्रोग्राम भी हैं, अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग एंटरप्रेन्योर के लिए अलग अलग प्रोग्राम है। और आपको बहुत डिटेल में जानना है क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूं, उसको बोलते हैं dcmsme.gov.in। उस पर जाके भी आपको और डिटेल में आप इसको जान सकते हैं। अमेरिकानंद सर, जिस तरीके से गवर्नमेंट एमएसएमईज को बहुत बढ़ावा दे रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा दे रही है, आपसे यही जानना चाहेंगे क्या कोई आपको ऐसा उद्यमी याद है जो बहुत छोटे लेवल से आपके पास आया हो, जिसकी आपने मदद की हो, लोन दिया हो यूको बैंक ने उसे, और आज वो एक लिस्टेड कंपनी या बहुत बड़ा कंपनी ओनर बन गया हो? जी, ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, हमारी जर्नी में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं और यकीन मानिए यही हमारा जीवन का सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि हम लोगों को जब लोन देते हैं वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होते हैं उनके लिए, हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे कंपनी है, मुझे याद है जब बॉम्बे में CGTME स्कीम शुरू में लॉन्च ही हुआ था तब मैंने 1-2 करोड़ का लोन दिया था। वो स्टार्ट किया था, केबल बिछाते थे वो लोग, फाइबर ऑप्टिक्स का। सब्सिक्वेंटली वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग में भी गए और आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि 3 साल पहले जब वो SME लिस्टिंग के लिए मुझे इनवाइट किया था, इट्स अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस। तो इट्स रियली, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दैट। ये बड़ा है, छोटा भी अगर होता है, कभी कोई ठेला लगाने के लिए किसी को 50,000 रुपया लोन कभी दिया और वो बाद में जब देखता हूँ उसने अपना दुकान खरीद करके बिजनेस करता है, इट्स वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस फॉर बैंकर्स। और बैंक में बताना भी चाहूंगा कि बैंक ने पिछले कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए हैं। हम लोगों ने ब्रांच में जो नॉलेज और एक्सपर्टीज की कई बार कमी होती है, उसको थोड़ा दूर करने के लिए हमने सारे ब्रांचेज में लोन से प्रोक्योर करने के लिए रख दिया है और सेंट्रलाइज हब बना दिया है हर जगह पर, जहां हम लोग फुल्ली ट्रेन्ड लोग होते हैं जो सिस्टम से, प्रोसेस से, स्कीम से, ट्रेडिंग से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो ब्रांच से कहीं ज्यादा होता है, उनका एक्सपर्टीज कहीं ज्यादा होता है। तो ब्रांच को कोई रिकमेंडेशन करने की जरूरत नहीं होती है, ब्रांच का काम है फील्ड में जाना, घूमना और प्रपोजल लेके आना, पूरा काम होता है इस हब को प्रोसेस करने के लिए। सो दिस हैज हेल्प्ड द बैंक इन ग्रोइंग ए लॉट और इस तरह से हम लोग फिर हेल्पिंग हैंड भी दे पाते हैं एमएसएमईज को। तो इसी बात के साथ मैं आग्रह करूंगी हमारे शो मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी से कि वो हर बार की तरह एक मैसेज भारत को दे। यदि आपके पास आइडिया है तो आपको उस आइडिया को अपने को पूरे को कंप्लीट करना पड़ता है, उसे प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है कि ये मैं लोन लूंगा तो मैं यूनिट लगाऊंगा कैसे, या अपने सर्विस जो मैं देना चाहता हूं मैं शुरू कैसे करूंगा। तो जब आपका सब कुछ आप बना लोगे फिर बैंक लेके जाओगे कि साहब मुझे मेरा जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो इतनी है, इससे मैं इतने का तो मशीन खरीदूंगा, इतने का रॉ मटेरियल खरीदूंगा, इतने मेरे एम्प्लॉई होंगे, ये मैं प्रोसेस करूंगा, इस रेट पे बेचूंगा, ये मुझे बचेगा। या आप बोलोगे साहब मैं तो कंसल्टिंग करना चाहता हूं, मैं क्वालिफाइड हूं, मैं और उस क्वालिफिकेशन मेरे पास है, अब सर्विसेज देना चाहता हूं मैं अपनी, उसके लिए मुझे ऑफिस लेना जरूरी है और मैं ऑफिस किराए पे भी लेता हूं तो मुझे कंप्यूटर जरूर चाहिए, मुझे कुछ सॉफ्टवेयर जरूर खरीदने पड़ेंगे और अपने स्टाफ भी रखना पड़ेगा। तो आपको पूरे प्लान के साथ जाना पड़ेगा। अगर पूरे प्लान के साथ आप जाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट की इतनी स्कीम है आपको लोन ना मिले। हाँ, लेकिन अगर बिगर प्लान के जाएंगे, आप बोलेंगे जी मैंने टीवी पे सुना था मुद्रा लोन मिलता है और ये मेरा आधार कार्ड है, मेरे को मुद्रा लोन दे दो, बताओ कब दोगे, कब लेने आऊं मैं आपसे पैसे, तो नहीं मिलेगा। तो आपका पूरा प्लान होना चाहिए। और गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, इस स्कीम का मैंने खुद फायदा उठाया है क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मेरे को भी लोन की जरूरत थी। तो मैंने उस समय 30,000 रुपए लोन लिया था बैंक से, PSU बैंक से, और उससे मैंने किताबें खरीदी थी जिससे मैं अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर पाऊं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। दूसरी वो कैटेगरी होती है कि आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं और आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं,
आपने पेमेंट करी, आपको कुछ खरीदा, चाहे 2-4 हजार रुपए का लिया, पेमेंट नहीं की, बोला अगले साल अगले महीने कर देंगे, ब्याज ही तो लेगा बैंक, 3 महीने बाद दे दी बैंक से, लेकिन आपकी सिविल खराब हो गई। आपने कभी छोटी मोटी किस्त, मोटरसाइकिल ले ली, स्कूटर ले लिया, किस्त उसकी आती है, कभी देते हैं कभी नहीं देते, 2 महीने की दे देंगे। कोई लेने आया, बोला ठीक है जमा कर दिया, उसको 3 महीने की किस्त एक साथ 3 महीने बाद, तो क्या हुआ उससे आपका सिविल खराब हो गया। फिर मान लीजिए आपका कभी कोई प्रोग्राम बन गया, आपने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया और आपने पूरा कुछ बिजनेस, व्यापार, इंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, बैंक गए, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब बैंक आपका वेरिफिकेशन करता है तो बोलता है आपका सिविल बहुत खराब है, आपको लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने अपना सिविल खराब कर लिया। सिविल खराब का मतलब कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, जिसका जब टाइम ड्यू होता है, जितने भी आपकी ईएमआईज होती हैं या जितने भी आपके तरह के कमिटमेंट होते हैं या जितने भी तरह के आपके बिल होते हैं, उनको टाइम पे जरूर पे करें। अगर आप लेट पे करते हैं तो ये मत समझें कि ब्याज आपने दे दिया तो ठीक हो गया, आपका सिविल खराब हो गया, आपको लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपका सिविल ज्यादा खराब नहीं हुआ तो लोन मिलेगा, लेकिन वो लोन महंगा मिलेगा आपको। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे अतिथि श्री अंबिकानंद झा जी से कि वो भी इस विषय पर अपनी राय जरूर दें। ट्रांसपेरेंसी, जिस बोरोवर और लेंडर में रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रहेगा, क्योंकि बैंक भी जानता है कि बिजनेस व्यवहारिक ढंग से होता है, एक जीवंत माहौल में होता है, तो अगर समस्याएं हैं तो बैंक के पास जाके डिस्कस करके एक ट्रस्ट पैदा करके आगे बढ़ना जरूरी है। जब ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट रहेगा तो कई बार क्या होता है, 50 लाख से शुरू किए वही बोरोवर हमारे पास 100 करोड़ के बोरोवर भी बनते हैं, पर वही बनते हैं जो रिश्ते में ट्रस्ट बना कर ऑथेंटिक होते हैं। जी बिल्कुल। सुनील जी, अब टाइम हो गया है, हम आज के गेस्ट को एक मोमेंटो से सम्मानित करें। जी। तो दर्शकों, देखा आपने एमएसएमईज के बारे में इतनी बारीक इंफॉर्मेशन आज हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दी, और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी अपने माइंड में कहीं ना कहीं कोई बिजनेस सेटअप करने का सोच रहे हैं तो हमारे एपिसोड्स आपके लिए बहुत फायदेमंद रहे होंगे। सुनील जी, अंबिकानंद जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारत का बैंकिंग सेक्टर सिर्फ पैसा संभालने का माध्यम नहीं है, बल्कि विकास का इंजन भी है। चाहे बात हो डिजिटल बैंकिंग की या रूरल फाइनेंस की या फिर नए स्टार्टअप्स को फंडिंग देने की, हर जगह बैंकिंग सेक्टर देश के सपनों को ताकत दे रहा है। आज के लिए इतना ही। मैं सिमरन और आप देख रहे थे मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ, जहां हम समझेंगे भारत के विकास के नए मिशन को। जय हिंद। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।